नमस्कार दोस्तों। आज फिर गोस्वामी सर आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिटी का लेकर आया है और इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है एग्जाम की, नहीं कर रहा है, या आप किसी भी उम्र के हो, अगर आप भारत में रहते हो तो आपको ये लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है ना, आज मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हर व्यक्ति के लिए है जो भारत में रहता है। कम से कम अपने राइट के बारे में, वैसे तो संविधान के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, बट संविधान इतना बड़ा है, बट आप नहीं पढ़ सकते तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि आप अगर भारत में हैं तो भारत के संविधान ने आप लोगों को कुछ राइट दे रखे हैं, तो आपको उन राइटों का पता होना चाहिए। अगर आपको वो राइट नहीं पता और वैसे ही हवा में तीर मारते हैं हम, हमारे संविधान में ये है वो है, ऐसे हम ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आपको जो राइट दे रखे ना वो छीन भी सकती है सरकार। कैसे छीन सकती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कई बार अनपढ़ व्यक्ति क्या करता है, हमें राइट मिला है। भाई राइट आपको मिला जरूर है, आप मानते हैं कि आपको राइट मिला है, ये चीज करो, बट आप देखो कि उस राइट के संदर्भ में क्या वो आप काम कर रहे हो जो संविधान में लिखा है। अगर वो आप काम नहीं कर रहे हो और आपको जो आप अपना राइट मान कर गए थे और वो काम कर दिया आपने और आपको जेल हो गई, तो फिर मत कहना कि इसमें गवर्नमेंट की या किसी की या अदालत की नलायकी थी कि मुझे तो अपने राइट के संदर्भ में ही जेल होगी। क्योंकि आपने आपके राइट अच्छे से पढ़े नहीं थे और जिस वजह से आपने क्या किया, नुकसान करवा लिया आपने। तो हर एक बच्चे को, हर एक भारतीय को, हर एक पेरेंट्स को ये राइट पता होने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बता सके कि भाई ये काम मत करो, ये हमारे राइट में हमारे पास है, बट इसकी एक सीमित है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट पे है। और देखिए फंडामेंटल राइट मेरा 2 पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में, क्योंकि 2-2.5 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी होगी, कि राइट में ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि बस 10 मिनट में राइट खत्म करा दिए, नहीं, इस बड़ी डीपली बड़ी ब्रीफली राइट पढ़ा रहा हूं आपको। और जो व्यक्ति पीसीएस आईएएस का तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति पीटेट और सीटेट की, मेरे को ध्यान से सुने। और जो नहीं तैयारी कर रहा है वो अपने राइट को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। और सुनते सुनते मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ही करोगे मुझे उतना मोटिवेशन होगा और उससे अच्छे अच्छे आपको फैक्ट लेकर आऊंगा, उससे अच्छा हो डीपली आपको पढ़ाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट, अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट हम पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये सोर्स हमने लिया किया से, कहां से। क्योंकि आपको पता है कि संविधान बनाने वालों ने जो ऑलमोस्ट 61 कंट्रीज हैं, 61 कंट्री से हमने जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपनाई हमारे संविधान में। इसका मतलब ये नहीं कि हमने संविधान चोरी किया हुआ है दूसरों का, नहीं। उनके संविधान में और हमारे संविधान में बहुत फर्क है। कहीं से अच्छी चीज मिल रही है उसको ग्रहण करना, लेकिन डिट्टो ग्रहण करना ये गलत बात। हमने डिट्टो नहीं किया, हमने सेम टू सेम नहीं किया, हमने उसमें कुछ चेंजेस करके हमारे भारतीयों को उससे अच्छी बढ़िया चीज देने की कोशिश की। क्योंकि हम गुलाम वासी थे, हम गुलाम देश में रहते थे, और जब गुलामी से बंदा निकलता है तो अपनी जो इंसान थे, जो अपने लोग थे, उन लोगों के लिए एक अच्छी चीज लिखने की कोशिश की कि पूरा देश हमारा संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। और वो संविधान के बीच उन्होंने लिखा, 61 देश से हमने वो संविधान लिया, और जिसमें से यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। किससे लिए हैं? यूएसए से। और पूछ लेते हैं किस पार्ट में है ये, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा संविधान बना था, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1959 में, तो तब 22 पार्ट थे। अब कितने हैं? 25 पार्ट। मतलब इन 25 पार्टों में टोटल 395 अनुच्छेद है। हमारे पहले 22 में थे, अब 395 अनुच्छेद इन 25 पार्ट में है। तो 22, बट इसी के बीच ए बी करके कुछ और डाल दिए गए हैं। तो अगर आपको पार्ट के बारे में नहीं पता, टोटल पार्ट हमारे 25 हैं।
22 ही बोलते हैं क्योंकि तो बीच में ए भी कर आएंगे, वो 25 बन जाते हैं, वैसे है 22। ठीक है जी। तो पार्ट मतलब ये थर्ड पार्ट में है, तीसरे पार्ट में है हमारे पास, पार्ट थर्ड के बीच है। और इसको टाइटल क्या दिया गया है, उपाधि क्या दी गई है? हाँ जी, फंडामेंटल राइट को टाइटल भी दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अब वो सोचेंगे कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं होता। मैग्ना कार्टा का मतलब एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र बुक होती है, एक पवित्र दस्तावेज होता है। देखिए ये शब्द आया कहां से? अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी इंग्लैंड की, ठीक है, जहां फिर आपने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे वो अपने राजा से कुछ चाह रहे थे अपने बारे में। तो राजा ने उनको एक मैग्ना कार्टा दिया था बना के, उनके राइट के लिए मैग्ना कार्टा दिया था बना के। और तब से 1215 में दिया था, तब से जो भी कोई पवित्र मतलब चार्ट होगा, जब पवित्र दस्तावेज होगा, उसी का नाम क्या रख देंगे? मैग्ना कार्टा रख देंगे। उसका टाइटल क्या है? मैग्ना कार्टा। अब जी मैग्ना कार्टा के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये आर्टिकल कहां से लेके कहां तक आर्टिकल तक आते हैं? 12 से 35। देखिए हम पूरा के पूरा हमारे फंडामेंटल राइट कहां से लेके पढ़ेंगे? 12 से 35 से पढ़ेंगे। जैसे हम पार्ट 1 में बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट की, 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं। और जैसे हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, वो आते हैं 5 से लेके 11 तक। और पार्ट 3 में हम आ जाएंगे, ये आते हैं हमारे पास 12 से 35 तक। तो आर्टिकल है इसमें 12 से 35 तक। और जब हमारा संविधान बना था, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, तब मूल संविधान में कितने राइट थे? तो मूल संविधान में 7 राइट थे। और अब कितने हैं? अब वर्तमान में कितने हैं हमारे पास? 6। जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो तब हमारे पास राइट थे 7। और आज कितने हमारे पास? 6 राइट है। इट मीन एक राइट कम हो गया। तो एक राइट अगर कम हुआ तो उस कम के लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट किया होगा, कोई ना कोई शोध की होगी। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हमारी हुई है, वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी 44 अमेंडमेंट। 1970 में हमने एक अमेंडमेंट की थी 44th 1978 में। और इसमें क्या किया था? इसमें जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म कर दिया था। ये कितने आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। इट मीन राइट टू प्रॉपर्टी को अगर खत्म कर दिया, मैंने आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया, तो इट मीन जो पहले 7 थे अब कितने रह गए? 6। तो ऐसे हमने अपना फंडामेंटल राइट पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एक आर्टिकल में 4 कॉलम हो गए, 21 12A 12B 12C 12D। तो ऐसे हम पढ़ेंगे पूरा। आपको जो राइट है बड़ा ब्रीफली से याद कराऊंगा। इसमें मुझे स्लो ही बोलना पड़ेगा, इसमें तेज नहीं चलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तेज बोल के वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी आपको। क्योंकि आप आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के जो लोग हैं, सिर्फ 10 सेकंड वाले हैं। 10 सेकंड में वीडियो देख के ऊपर कर देते हैं रील्स। देखिए इसको रियल मत समझो, ये रियल या टिकटॉक नहीं है। ये तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए एक जो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं कि भाई देखिए यूट्यूब के ऊपर कुछ लेक्चर तो है बट प्रॉपर नहीं, मैं प्रॉपर चला रहा हूं पॉलिटी के लेक्चर। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, ये क्वेश्चन बनते हैं, पीसीएस में बनते हैं, आईएएस में बनते हैं, आपके स्पीटेट में बनते हैं, सीटेट में बनते हैं। और उसी के अलावा आपको हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान से कृपा करके इस मेरी वीडियो को एंड तक सुना करो, ताकि आपको कुछ ज्ञान हो जाए, आपको कुछ नॉलेज हो जाए कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि बुक बहुत होती है, बुक में से क्या क्या निकालना है। तो ये ऐसे नहीं कि एक बुक उठा ली उसमें से नहीं, जैसे जैसे जितने जितने अच्छे राइटर हैं उन सभी राइटरों की बुक्स में से जो जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या पुराने पेपर देख के पीटेट के, सीटेट के और आईएएस के या पीसीएस के क्वेश्चन देखकर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो ऐसे बनेगा। देखिए लिया कहां से हमने, यूएसए से। पार्ट किसमें है, थर्ड में है। टाइटल क्या है, मैग्ना कार्टा बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल कौन सा है, 12 से 35 तक है। मूल संविधान में कितने हमारे पास राइट थे, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। अब कितने हैं, 6। एक कहां से खत्म हो गया, 44th अमेंडमेंट 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए अमेंडमेंट 4 होती है, 86 अमेंडमेंट आएगी, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा। वो अमेंडमेंट हुई है इसमें, बट हमने अभी तक यही अमेंडमेंट पढ़नी है। देखिए अब होता है कि वर्तमान में कितने अधिकार हैं। वर्तमान में 6 हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं आपके पास, जो 6 टाइप के हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास। देखिए पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार हमारे पास। ये कहां से तक कहेगा, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम हमारे पास कहां से चलेगा, 19 से लेके 22 तक। फिर है शोषण का अधिकार, राइट टू एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू एक्सप्लोरेशन हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। और फिर हमारे पास है धार्मिक अधिकार, राइट टू रिलीजन वाला। राइट टू रिलीजन हमारे पास है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फिर है हमारे पास राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, ये हमारे पास है आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। फिर है राइट टू रेमेडाइज, राइट टू रेमेडाइज, राइट टू रेमेडाइज मतलब उपचारों का अधिकार। राइट टू उपचार, उपचार मतलब इसके ये तो जब पढ़ाऊंगा ना आप खोल जाओगे कि क्या चीज है ये, वेट करो बस। और ये चलेगा हमारे पास आर्टिकल 32। अब बोलेंगे 31 कहां पे गया, मैंने बोल दिया राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो चुका, 7वां था। ठीक है जी, तो ये राइट चलेंगे। देखिए एक अब यहां पे देखने वाली बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। मैंने आपको राइट बताई 6, 14 से 18, 19 से 22, 22 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, 31 खत्म हो गया। इट मीन ना तो मैंने आपको 12 बताया, ना मैंने आपको 13 बताया, ना आपको 33, ना 34, ना 35। तो ये कहां पे चलेंगे, देखिए यही है एक ब्रीफली तैयारी करना। हम सिर्फ मोटा मोटा इसको पढ़ते हैं, जिसमें ये पढ़ने तो ये भी हैं, बट पढ़ने हमने वो 12, 13 भी है, क्योंकि अब जो पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं वो 12 और 13 आर्टिकल में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पीटेट में क्वेश्चन बनते हैं वो आर्टिकल 12 और 13 से ही बनते हैं। सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं तो आर्टिकल 12, 13 में क्वेश्चन बनते हैं। अगर मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से हर कंपटीशन ने अब अपना दायरा बदल दिया, तो जैसे वो दायरा बदल रहे हैं वैसे वैसे हम अपने पढ़ाने का तरीका भी बदल रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुने इसको, बड़े ध्यान से एंड तक सुने, और आपकी आंखें ना खुल जाए संविधान को लेकर कि भाई आज तक तो हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ते रहे, ये चीज भी पढ़नी होती है। तो ध्यान से सुनते रहे एंड तक। देखिए अब आती है इसकी विशेषताएं, अब आती है इसकी विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है। देखिए विशेषता क्या है कि हमारा संविधान नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आप बोलेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव का मतलब हर टाइम बुरा नहीं होता, और इस संविधान में नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है। नेगेटिव का मतलब राज्यों के लिए नेगेटिव है, हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। कि अगर एज एक इंडियन मैं एक आम नागरिक हूं तो मेरे लिए ये संविधान नेगेटिव नहीं है, मतलब मेरे लिए ये मेरे राइट नेगेटिव नहीं है। बट अगर मैं सरकार हूं
तो मेरे लिए वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये दिए किनको है राइट? जो दिए हैं हमारे संविधान ने, संविधान बनाने वालों ने भारतीय लोगों को। भारतीय लोगों के राइट है किसके विरुद्ध? राज्यों के विरुद्ध। अब राज क्या होते हैं? वेट करो आप। राज का मतलब ये अकेला पंजाब नहीं। राज क्या चीज होती है अभी तो आपको यही पता लगेगा। मैं राज्य राज्य बोल रहा हूं तो राज स्टेट क्या है अब ये अगले आर्टिकल में बताऊंगा मैं आपको, अगले स्टेप में। पहले ये बता देता हूं कि नेगेटिव या पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब ये सरकार को अगर किसी व्यक्ति पे कुछ दबाव पाया जा रहा है तो उसको रोकते हैं, सरकार को रोकते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये इनके राइट का हनन हो रहा है। जैसे आर्टिकल 14 से 18 ये सरकार के लिए नेगेटिव बन जाते हैं। क्यों? अब मैं बताऊंगा आपको अगले 14 क्या है, 18 क्या है, बट कुछ पॉजिटिव भी है सरकार के लिए। पॉजिटिव है जैसे कोई चीज दे रहा है, सरकार दे रही है कोई चीज अपने नागरिकों को, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्या देनी है? शिक्षा फ्री देनी है। तो वो सरकार को वो क्या है? पॉजिटिव है, लोगों के लिए भी सरकारों के लिए भी। बट ये 14 और 18 सरकार को क्या रोकते हैं? काम उल्टा काम करने से रोकते हैं कि भाई अगर आप जैसे इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होता है, लॉ के बिफोर लॉ होता है, लॉ के सामने बराबर है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अगर सरकार किसी अमीर की हेल्प करना चाहती है कानून के विरुद्ध तो कर नहीं पाएगी। ये सरकार के लिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जैसे डिस्क्रिमिनेशन 5 आधारों पे, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, मूलवास के नाम पे सरकार क्या नहीं कर सकती? भेदभाव नहीं कर सकती। जितनी मर्जी सरकार आए जाए वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। 7 आधारों पे नौकरी देने से उनको वंचित नहीं कर सकती। ये सरकार को रोकते हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव बोल देते हैं। नेगेटिव का मतलब यहां बुरा नहीं, नेगेटिव का मतलब अच्छा। जो भारतीय लोगों को जो मिले हैं उनके लिए अच्छा। फिर उसके बाद नेचर, देखिए नेचर कैसा है इसका। नेचर तो एक तो आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव, और एक नेचर कैसे? नेचर का मतलब क्या ये फंडामेंटल राइट सुरक्षित है? क्या इनको कोई सुरक्षा मिली हुई है? क्या अगर मेरे फंडामेंटल राइट का कोई हनन हो रहा है तो मैं कहीं पे जा सकता हूं, इनको लागू करवा सकता हूं? जी हां, ये इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल है, मतलब जस्टिएबल है, जस्टिएबल है। आप इनका सहारा लेकर कहां पे जा सकते हो? कानून में जा सकते हो, अदालत में जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में। अगर आपको लग रहा है कि मेरा अधिकार कोई हनन हो रहा है, मेरे अधिकार के अकॉर्डिंग ये काम नहीं हो रहा, तो आप सीधे के सीधे किस में जा सकते हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और 226 के अकॉर्डिंग आप अपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में। कहने का भाव, अगर आपने हाई कोर्ट में नहीं डालना, अपने राइट को लेकर सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जाना, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, क्योंकि आपको आपके राइट मिले हैं संविधान में, और संविधान की सुरक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और आर्टिकल 32 जो पढ़ेंगे वो टोटली लिखा हुआ है कि अगर संविधान के भी जो फंडामेंटल राइट है, अगर सरकार या राज्य इनके कुछ छीनने की कोशिश करेगी, इनको कम करने की कोशिश करेगी, कम कर सकती है, बट उनके स्ट्रक्चर को, बेसिक को कम करने की कोशिश करेगी, तो आप किसका सहारा ले सकते हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट जो हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये है हमारे पास भाई इसका नेचर। और क्या है कि ये टेम्परेरी है, अस्थाई है। ये अस्थाई है जी, यस, ये अस्थाई है। स्थायी मतलब कि कभी भी सरकार इसको कम कर सकती है, कभी भी सरकार इसको सीमित भी कर सकती है, कभी भी सरकार इसको, जैसे आपका आर्टिकल 19 है, उसको हटा सकती, उसको मतलब कुछ समय के लिए रोक सकती है। परमानेंट नहीं है, ये स्थायी है। क्या है? स्थायी। जैसे अब पता लग जाएगा आपको स्थायी। देखिए कि आर्टिकल
352, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर देश में इमरजेंसी लग गई हो, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दिए। ये इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारे पास यहाँ पे युद्ध हो रहा हो, जब बाहरी आक्रमण हो रहा हो, बाहरी आक्रमण हो रहा हो हमारे पास। देखिए आर्टिकल 52 में कब युद्ध हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है, जब सैनिक विद्रोह हो गया हो। तो आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 जो हमें 6 प्रकार के राइट बताऊंगा आगे, 6 प्रकार के राइट देता है। आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 में एक बता देता हूं, जैसे कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है और हमें शांति से इकट्ठ करके सरकार के विरुद्ध उनके फैसलों का विरोध करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 कहता है कि जब तुम्हारे देश में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगी होगी, उधर से तो दुश्मन हमला कर रहा है और ऊपर से आप लोगों ने अपना राइट मांग के सड़कों पे उतर गए कि हम उनसे निपटे या आपसे, इसलिए जब तक वो युद्ध खत्म नहीं होता आपका आर्टिकल 19 जीवित नहीं रहेगा, आपका आर्टिकल डेड हो जाएगा। आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि आपका ये 19 आर्टिकल समाप्त हो जाएगा तब तक जब तक ये राष्ट्रपति शासन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम दुश्मन से लड़ रहे हैं। तो भारत में आपको ऐसी कोई आजादी नहीं अब जिस वजह से आप भारत में डिस्टर्ब कर सके। तो एक और है हमारे पास आर्टिकल 359। इसमें लिखा है कि जब भारत में इमरजेंसी लग जाए, आर्टिकल 50 कि युद्ध और बाहरी आक्रमण से इमरजेंसी लग जाए तो सारे के सारे राइट खत्म कर सकता है प्रेसिडेंट। सारे के सारे टोटल बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे राइट खत्म कर सकता है, परंतु आर्टिकल 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं होंगे। मतलब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन लग गया, कि राष्ट्रपति ने सारे के सारे आपके राइट खत्म करने, तो बताओ इनमें से कौन सा राइट खत्म नहीं होगा। तो आपका ध्यान रखना 20 और 21 राइट कभी खत्म नहीं होगा। क्या ये मूल संविधान में था? मूल संविधान का मतलब जब बना था क्या ये व्यवस्था थी? नहीं, ये व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था ऐड की गई 44th अमेंडमेंट 1978। आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी थी वो जनता पार्टी की बनी थी। मोरारजी जी देसाई हमारे पीएम बने थे 1977 से लेके 1980 तक। ये हमारे मोरारजी देसाई क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये लेकर आए थे ये चीज की अगर कोई भी इमरजेंसी लगाएगा तो ये आर्टिकल दोनों खत्म करो, राइट, ठीक है, ये दोनों राइट टू फ्रीडम वाला और ये अरेस्ट वाला है 20 और 21 में पढ़ो कि ये कभी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर इंदिरा गांधी ने जो अपने विरोधी पार्टी के थे उन सभी को क्या कर दिया था? जेल में अरेस्ट कर दिया था। इसलिए वो अमेंडमेंट किया था। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर इंदिरा गांधी की अब स्टोरी सुनना चाहते हो, अगर 1951 से लेकर 1973 या 1984 तक आप पूरा इतिहास सुनना चाहते हो इंदिरा गांधी का और नेहरू का, तो बोल दीजिए, उसमें मैं आपको 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे उनकी स्टोरी सुनाते सुनाते। जो सुप्रीम कोर्ट के साथ और जो हमारे संविधान के साथ छेड़खानी की है उन दोनों ने, नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी ने, तो उनके बारे में भी आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता दूं। और आप सोचेंगे कि भाई ये ऐसा इतिहास, ऐसी पॉलिटी हमारी इंडिया में हुई है, ऐसी छेड़खानी हमारे संविधान के साथ हुई है। हाँ जी, ऐसी हमारे संविधान के साथ हुई है। तो ये था हमारे पास। और उसके बाद क्या ये सीमित है? सीमित है कि जो हमारे पास संविधान दे दिया ये असीमित जो राइट दे दिया, जो असीमित तो नहीं कि हम भी कुछ तो नहीं कर सकते, ये सीमित है। यस, ये सीमित है। सीमित कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि सीमित कैसे बोल रहा हूं कि देखिए हमारे पास ये है कि आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 के बीच में है कि आप अपने देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आप अपना प्रवास कर सकते हो।
परंतु यहां पे लिखा हुआ कि आप किसी आदिवासी के एरिया में, जहां पे आपको जाने के लिए पूरी भारतीय लोगों को अपने देश के बीच प्रतिबंध लगाया हुआ, आप वहां पे जा सकते हैं, आप वहां पे हवाला नहीं दे सकते कि हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन जहां पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि भाई उस आदिवासी इलाके में आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप आदि इलाके में वहां पे अंदर नहीं जा सकते, तो आप नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बट बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप अफीम, भुक्की, चरस, गांजा ये कुछ बेच सको। सीमित है, इस पे कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी जज ने कोई फैसला सुना दिया और आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बगावत कर दो या जज के उल्टा उल्टा बोलने लग जाओ, तो भाई थोड़ा सा ना पढ़ लो संविधान को, ऐसी वैसी अपनी जेल मत कराना 5-6 साल की। आप जज के किसी भी फैसले के ऊपर, आप अदालत के किसी फैसले के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप जज के किसी की भी, जब तक वो उस पे है अपने निर्णय सुनाने, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, अपन उसके बारे में कुछ फालतू बोल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे, आप अपनी न्यायालय प्रणाली के ऊपर व्यंग कसोगे, तो आपको जेल हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जज कोई फैसला देता है, तो आप फेसबुक पे देख लो, जहाँ टीवी में देख लो, जहाँ किसी भी न्यूज पे, वो सिर्फ उस फैसले पे चर्चा करते हैं, उस जज की मंशा पे चर्चा नहीं करते। तो ये चीजें होती हैं कि ये सीमित है, ठीक है। कुछ ये विशेषताएं हैं, और उसके कुछ विशेषताएं हैं कि इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ राइट इंडियन लोगों के लिए, कुछ राइट पूरे जो हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं विदेशी, उनके लिए भी। तो हम सिर्फ इंडियन वाले पढ़ लेते हैं, विदेशी वाले सारे आ जाएंगे अपने यहाँ पर। देखिए सिर्फ इंडियन लोगों के लिए कौन से हैं इसमें, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ भारतीय लोगों को ही मिले हुए हैं, सिर्फ भारतीय लोगों को 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जो टोटल हमारे पास सभी दूसरे आर्टिकल बच गए हैं, वो सारे के सारे विदेशी और इंडियन लोगों के लिए हैं। देखिए कुछ राज्यों के विरुद्ध है, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट के विरुद्ध कौन से, ऑपोजिट ऑफ स्टेट, जो सीधे के सीधे स्टेट को बगाड़ते हैं। सीधे के सीधे सरकार, जो सीधा बोलते हूं स्टेट मतलब सरकार, जो सरकार है, जो सरकार से आपने लेने हैं सीधे, मतलब ये प्राइवेट में नहीं चलेगा, ठीक है, ये सिर्फ सरकारी ओहदों पे चलेगी। जैसे आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15। अब बोलता हूं आर्टिकल 16 में क्या है। आर्टिकल 16 में है कि 7 आधार पे आपको जॉब देने से कोई रोक नहीं सकता, जिसमें धर्म है, लिंग है, ठीक है जी, और जाति है, इसके आधार पे आपको कोई जॉब लेने से नहीं रोक सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन की, इस प्रकार की आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। परंतु मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने निजी कोई फैक्ट्री खोली हुई है अपनी, और मैं वहां पे लिख कर लगा दूंगा कि भाई यहां पे सिर्फ मुझे लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए, तो आप उसके विरुद्ध अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट के विरुद्ध है, स्टेट के विरुद्ध आप ले सकते हो। ऑपोजिट नहीं बोलेंगे, इसके विरुद्ध क्या बोलते हैं उसको, विरुद्धी लिख लो हिंदी में, मतलब जो आप स्टेट से ले सकते हो, वो आर्टिकल 16 और 15 में आपने राइट ले सकते हो। बट अगर आपको हो कि भाई यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट्री खोली है प्राइवेट और मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे लड़कियां काम पे नहीं चाहिए या मुझे लड़के काम पे नहीं चाहिए, तो आप मेरे विरुद्ध अदालत में नहीं जा सकते। तो ये सरकार के विरुद्ध है, सरकार से मांग सकते हो, बट निजी व्यक्तियों से नहीं मांग सकते। हाँ, कोई निजी व्यक्ति, निजी और राज्य, राज्य मतलब स्टेट, ये दोनों के लिए है। जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये पार्टी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके लिए भी है, और जो हमारी सरकार है उनके लिए भी है। जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कि अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको ये कह के वहां से हटा सकते कि आप नीमी जाति के हो, जा अगर आपको छुट्टी मैं छू लूंगा, ठीक है, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे
किसी ने नाई की दुकान खोली हुई है तो नाई आपको ये नहीं कह सकता कि आप छोटी जाति के मैं आपके बाल नहीं उतारूंगा। तो ये उनके लिए भी है। आर्टिकल 23 और 24, जैसे 14 साल से कम बच्चों को किसी फैक्ट्री में काम नहीं कराना, ना सरकार करा सकती ना कोई निजी कंपनी करा सकती। और आर्टिकल 13 में कि ना किसी बच्चे से और लड़की से, लेडी से आप भीख मंगवा सकते, ना वेश्यावृत्ति करवा सकते। आप जो लड़की को बेच देते हैं ना, उनको आप वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते। तो ये है आपके पास ही। और उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल का प्रधान, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है। और फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध है? राज्यों के विरुद्ध है। क्लियर है जी। अब हमारा शुरू होता है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल कहां से लेके कहां तक है, मैंने आपको बोल ही दिया, 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक आर्टिकल। अब शुरू हो गए आपके आर्टिकल। जब तक प्रारंभ था ना, इसमें ये नहीं इसमें वो, तो अब प्रॉपर आपका स्टार्ट हो गया। पहले डेफिनेशन थी पूरी के पूरी आपके पास। देखिए आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो मैं बोल रहा हूं ना आपको अब तक, स्टेट, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा क्या है? देखिए राज्य किस कि आपने फंडामेंटल राइट लेने किससे लेने हैं, ये राज्य क्या चीज होती है। आपने देखो यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या चीज है, राज्य क्या चीज है, किससे हम ये राइट ले सकते हैं। तो हमारे संविधान वालों ने, बनाने वालों ने राज्य की परिभाषा दी है पहले नंबर पे कि पार्लियामेंट प्लस जिसको हम बोलते हैं संसद। संसद हिंदी में पढ़ाता हूं आपको, ठीक है जी। संसद और संघ सरकार, जो केंद्र की सरकार है, ये सारे के सारे क्या है, राज्य है। जैसे संसद में कोई भी कानून बनेगा, संसद कोई भी कानून बनाएगी, ये क्या है, बन जाएगी, विधि बन जाएगी वो सारा। और संघ सरकार जो कानून बनाएगी वो क्या बन जाएगी, विधि बन जाएगी। तो वो क्या है, राज्य। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, मतलब इसको शॉर्टकट लिख रहा हूं, राज्य विधानमंडल प्लस राज्य सरकार, प्लस राज्य सरकार, ये पूरी के पूरी क्या है, ये भी राज्य है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जैसे गांव में पंचायत है और शहरों में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट मंडल होता है कहीं पे। ये पूरे के पूरे क्या है, राज्य है, जिससे आपने क्या लेना है, अपना राइट लेना है। सारी डेफिनेशन दे दी। और चौथे नंबर पे क्या लिख दिया उन्होंने, अन्य अधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अब ये अन्य जो अधिकारी थे, प्राधिकारी थे, ये इस पे पेचा फंस गया एक बार सरकार के। इसकी डेफिनेशन के लेने के लिए कुछ लोग अदालत चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई ये तो ठीक है, संसद कानून बनाएगी तो इसके विरुद्ध चले जाएंगे, संघ सरकार बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा इसके विरुद्ध चले जाएंगे, राज्य सरकार बनाएगी इसके विरुद्ध चले जाएंगे। लोकल अथॉरिटी अगर पंचायत कोई अपना ऐसा फैसला करेगी जो हमारे राइट को, आप पंचायत जानते हो ना, खाप पंचायत हरियाणा में होती है, वो फैसला सुना देती है कोई भी कि इसका हुक्का पानी बंद कर दो, तो उनको ऐसे अधिकार नहीं है वो करने का, जो मर्जी कर ले, कानून के तौर पे उनको भुगतना पड़ेगा, सजा मिल जाएगी उनको। तो ध्यान में रखो, ऐसा कोई काम मत करो कि अदालत में जाए और अदालत में आपकी हेकड़ी निकल जाए पूरी पूरी। आपकी चौधर जो होती है ना गांव वालों की, पंचों सरपंचों की, वो कृपा जेब में पाके रखो, क्योंकि हम जो देश है हमारा संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, ये कोई गुंडागर्दी किसी अकॉर्डिंग नहीं चलता। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ धक्का चलता है, ऐसे चलता है, भाई धक्का इसलिए चलता है आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आप अपने राइट के प्रति जानू नहीं। अगर आप अपने संविधान को पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, आपको किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं। आप सीधा अदालत में जाओ, फिर बोलते हैं कि यार जज तो बिके हुए हैं। ऐसे आपके सवाल ना अपने दिमाग में रखा करो, क्योंकि हमारा देश जो है ना संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, और संविधान की पूरी की पूरी सुरक्षा जो कर रखी है
सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है, जजों ने कर रखी है। अगर आपको लगता है ना कि जज बेईमान है, ये आप उनके पूरे के पूरे जो फैसले सुनाते हैं ना वो पढ़ो कभी अच्छे से, कि कैसे कैसे सरकार की वो दिमाग हिला देते हैं। और अभी DY चंद्रचूड़ जी हमारे, तो देख लेना भाई क्या ऐसी तैसी कर रखी है सरकार की इन्होंने। वो अपने फैसले आप सुनाते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते। एक अद्धा होगा कोई जमीर किसी का बिका हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे वैसे नहीं बनते कि किसी सरकार ने बना दिया, अपना बैठा दिया या कुछ भी कर दिया। तो थोड़ा सा यहां से पढ़ लो, इसको इस्तेमाल कर लो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार हमारे देश के लोग पढ़ते नहीं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट सब के लिए। रियल तो देख सकते हो, वो लड़कियां नंगा नाच तो आप देख सकते हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, जहां ये बच्चे अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, जिस देश में रहना है उसके लिए वो अपने संविधान को सुन नहीं सकते। इतनी सहनशीलता इनके अंदर या इतनी है ही नहीं कि हम थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी पे लगा लें और तब फिर बोलते हैं कि भाई इंडिया में जॉब नहीं मिलती। तो वैसे मिलेगी भी नहीं जॉब। अगर आप वो नाच गाने ही देखोगे ना, वैसे मिलेगी भी नहीं आप लोगों को जॉब। तो ध्यान लेकर देख लो, उसको पढ़ लो। अगर आपके लिए कोई अच्छे तैयारी कर रहा है तो कृपया ध्यान लाके उसको सुन लो, कॉपी में उतार लो, सारी जिंदगी काम आएगा आप लोगों के लिए। ये का जॉब पे तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम राइट तो जान लो आप लोग। तो अन्य प्रतिकारी का मतलब है कि वो व्यक्ति जो भी एक किसी उच्च ओहदे पे बैठा है और कोई ऐसा लेटर जारी करता है जिससे उनके राइट का हनन होता है, तो वो सारे अधिकारी आ जाएंगे। जैसे मैं सपोज करता हूं कि अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में अगर आप टीचर हो, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर कोई ऐसा ऑर्डर निकाल दे जिस ऑर्डर से आपके राइट हनन हो रहे हो, तो आप सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। या कोई लेटर, डीओ ने कोई लेटर निकाल दिया आपके विरुद्ध या फिर आपके राइट के विरुद्ध कि भाई आपने ये काम करना है, और वो आपको लग रहा है कि ये मेरे राइट के विरुद्ध है, तो आप कहां पे जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, जहां पे आपका जी करे। कि आप कोई भी अधिकारी, वीडियो हो, डीसी हो, आईएएस हो, एक क्लर्क क्यों ना हो, अगर ये क्लर्क आपका कोई काम नहीं कर रहा, जहां कोई भी सरकारी, कोई भी निजी व्यक्ति, कोई भी प्रतिकारी, कहने का पाप LIC, जो LIC दफ्तर होते हैं, जो LIC होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसमें आपको लग रहा है कि आपको, तो आपके विरुद्ध भी कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये आपके पास आर्टिकल 12 था जी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आता है आर्टिकल 13। देखिए हम सीधा जाके 14-15 पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल 13 और 14 हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं। आर्टिकल 13 देखिए, आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा है, इसको अगर आप ध्यान से सुने, आर्टिकल 13 में लिखा है कि जब भी कोई संसद या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को कम करते हो, कम का मतलब फंडामेंटल राइट को ओवरराइट करते हो, फंडामेंटल राइट जो मूल है उसको आप कम करके लोगों के राइट खत्म कर रहे हो, तो ऐसा कानून सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है। कि कोई भी ऐसा कानून जो बनाएगी फंडामेंटल राइट को, उसको वो सीधा के सीधा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा है कि कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे संघ हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी ऐसा अध्यादेश अगर जारी करता है जिससे उनके फंडामेंटल राइट में कोई फर्क पड़ता है, तो पूरा के पूरा वो कानून क्या हो जाएगा? रद्द जाएगा। क्योंकि आप कोई भी कानून बना लो, आप अपने फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है, और उसमें लिखते हैं आपको बोलने का अधिकार है परंतु आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते। तो ये अगर ऐसा कानून बनाओगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? रद्द। बोलेंगे किसके विरुद्ध? बोलने का अधिकार आपको है तो सरकार के विरुद्ध ही है ना। हाँ, तो ऐसे कानून अगर बनेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे नौकरी में अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास 7 आधारों पे नौकरी मिलती है और सबको समानता मिलती है। अगर उसमें बोल दें कि भाई इस खास जाति के लिए हम इस खास जाति को इस अपॉर्चुनिटी से निकाल रहे हैं, तो वो पूरा के पूरा कानून क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा अपने आप। आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है जी। ये आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 में लिखा है कि संविधान बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी कानून बने, बनने से पहले मतलब 26 नवंबर 1949 कि 26 नवंबर 1949 के संविधान बनने से पहले जो भी कोई आईपीएस की धारा, जब कोई भी कानून ऐसा बना है जो फंडामेंटल राइट को ओवरराइट करता हो, फंडामेंटल राइट को खत्म करता हो, तो ऐसे कानून को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक मान्यता नहीं मिलेगी जब तक उसमें से वो शब्द ना निकाल दिया जाए, वो कानून ना निकाल दिया जाए जिस वजह से फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हो। मतलब आप सोचोगे क्या वो पूरा के पूरा कानून खत्म हो जाएगा? नहीं, कानून खत्म नहीं होगा, बट उसमें से वो लाइन निकाल दो जिस वजह से उसके फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो इसमें लिखा है क्योंकि हमारे देश आजाद होने से पहले बहुत सारी आईपीएस की धाराएं जो हम बरत रहे हैं वो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है ना। इंडियन पेनल कोड 1861 में बना हुआ है, शायद लॉर्ड कैनिंग था हमारा उस टाइम गवर्नर। लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, तब की हमारे पास कानून की धाराएं चल रही हैं। तो आपको पता है वो सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। तो वहां पे दिक्कत आएगी हम लोगों को। तो इस संविधान वालों ने पहले लिख दिया कि जो कानून संविधान बनने से पहले बना हुआ है और वो धारा अगर हम लगाएंगे और वो हमारे संविधान को ओवरराइट, संविधान के ऊपर मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर ओवरराइट कर रही है, फंडामेंटल राइट को टच कर रही है, तो वो कानून वहीं से खत्म करके उसमें से वो लाइन निकाल दो और जो बाकी का कानून है उसको आप लागू कर सकते हो, बट फंडामेंटल राइट को आप छेड़ नहीं सकते हो। आर्टिकल हाँ जी, आर्टिकल 13 क्लोज 2, आर्टिकल 30 क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि संविधान बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो कानून राज्य सरकार या संघ सरकार या कोई भी पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर जो भी ऑर्डर करता है और वो पूरे के पूरे आपके फंडामेंटल राइट को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा कानून तब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगा जब तक उसमें से वो लाइन निकाल ना दी जाए। तो इसका मतलब क्या पूरा के पूरा कानून खत्म हो सकता है इसमें? हाँ जी, अगर वो पूरा के पूरा कानून खत्म करके ही फंडामेंटल राइट को ओवरराइट नहीं करेगा तो वो पूरा के पूरा कानून खत्म हो जाएगा। इसमें पूरा के पूरा कानून खत्म नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ वो शब्द निकालना है जो शब्द आईपीएस की धारा फंडामेंटल राइट को टच कर रही है, फंडामेंटल राइट को सीमित रोक रही है। और उसके बाद इसमें अगर पूरा कानून खत्म करना पड़े, अगर पूरा के पूरा संविधान ने जो बनाया पूरा के पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बीच जो अमेंडमेंट किया पूरी के पूरी खत्म करनी पड़े, तो खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि संविधान को अब ओवरराइट, फंडामेंटल राइट को अब ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। और उसके बाद क्लोज 3, आर्टिकल 13 क्लोज 3 कि पार्लियामेंट हो, हमारी संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो, या प्रेसिडेंट हो, या गवर्नर हो, ये कोई भी कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी, प्रेसिडेंट कोई अध्यादेश जारी करेगा, अगर गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है, अध्यादेश जारी करेगा और वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो, तो वो पूरा के पूरा कानून क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। फिर आता है आर्टिकल 14 क्लोज 4, आर्टिकल 13 क्लोज 4, ये पूरा के पूरा इसका उपवाद है। इसका उपवाद है कि देखिए
इसको बनाया गया 44th अमेंडमेंट 1971। ये है इंदिरा गांधी की कहानी। एक और इसका आर्टिकल आ गया तो बता देता हूं। इंदिरा गांधी का एक और कारनामा देख लो कि यहां तक था हमारे पास। अब इंदिरा गांधी को चेंज करना चाह रही थी, वो चेंज नहीं कर पाती। कुछ सुप्रीम कोर्ट जाती थी, सुप्रीम कोर्ट से फिर हार जाते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे फिर हार जाते। सुप्रीम कोर्ट भी तंग, इंदिरा गांधी भी तंग, और बंदे भी तंग जिन्होंने बेचारे झेलना पड़ता था मुकदमे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने सीधे नवी अमेंडमेंट की, 24th अमेंडमेंट 1971 में अमेंडमेंट की, और इन्होंने बोल दिया कि जो भी हम अमेंडमेंट करेंगे और अमेंडमेंट करके आर्टिकल 13 क्लोज 4 में डाल देंगे तो ये पूरी के पूरी इसको चैलेंज करेगी, आप फिर इसको मानता नहीं रहेगी। अब इंदिरा गांधी ने कानून बन गया पूरा की पूरा। अब मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट संसद कोई भी कानून बना देगी, संविधान का हनन होगा तो वो चीज मान्य नहीं होगी। इसने लिख दिया कि जब भी हम कोई कानून बनाएंगे और आर्टिकल 13 क्लोज 4 में डाल दिया तो फिर आप कोई भी हमारे इस कानून को खत्म नहीं कर सकते। और यहीं से घसमान मतलब पूरा हाई कोर्ट, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरी अदालतें हिल गई थी। और फिर आपने देखा होगा जो मैंने आपको पहले भी किया था कि 1973 में एक केस आया, केशव नंद भारती केस, और इसी ने संविधान को बचाया और इसको ताकि तब खत्म किया था। केशव नंद भारती केस ने हमारे संविधान को बचा कर रखा हुआ। तो वे ये है जी आर्टिकल 13 पूरा के पूरा। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब राइट टू इक्वलिटी क्या है? आर्टिकल 14 क्लोज 1, आर्टिकल 14 क्लोज 1। देखिए दो तरह की हमारे पास इक्वालिटी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक हमारे पास है क्लोज 2 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए बिफोर लॉ वाला जो हमने जो पूछ लेते हैं कि बिफोर लॉ वाला जो हमने लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। और जो समान, जो समक्ष, कानून के समक्ष और ये कानून के समान, ये हमने लिया है अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है। देखिए इंग्लैंड में ना एक राइटर हुए हैं डाइसी, डाइसी, इनका था रूल ऑफ लॉ। एक बुक है रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, उससे ली गई है दोनों ये चीजें ब्रिटेन से, डाइसी से। तो ये पूछ लेते हैं कि बिफोर लॉ किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किससे लिया है? यूएसए से लिया है। बहुत लंबा टॉपिक है यही वाला। अगर आप मेन की तैयारी करते हो ना तो तब इसको पढ़ना पड़ता है। अभी पीटेट सीटेट में इतना नहीं पूछेंगे, पीसीएस में आपके प्री लेवल का हो जाएगा। मेन की तैयारी करने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको बस यहीं तक ठीक है। और फिर आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। देखिए भेदभाव नहीं करना। देखिए 5 प्रकार से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कि पहला तो हमारे पास है धर्म के नाम से, जाति के नाम से, क्लोज 1, धर्म के नाम से, जाति के नाम से और लिंग के नाम से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और चौथा हमारे पास हो गया मूल वंश, कि जो भी आपका वंश चलता रहे शुरू से उस पर भेदभाव नहीं कर सकते।
और एक हमारे पास हो गया जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। इस 5 प्रकार के आपके साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप सोचते होंगे सर अगर भेदभाव नहीं कर सकते तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए या ओबीसी कैटेगरी के लिए फीसें नहीं होती, कई बार एग्जाम फीस, या जब हम कोई पेपर फिल करते हैं तो उनके लिए फीस नहीं होती, तो ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। रुको अभी थोड़ा सा रुको, मैं मतलब संविधान पढ़ो तो आपको पता लग जाएगी भाई उन्होंने ऑप्शनें दी हुई हैं। आप लोग सिर्फ ये पढ़ लेते हो, उसके आगे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये यही नहीं रुकेगा, ये 6 तक जाएगा आपका। 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 2। हमारे पास ये क्या है कि कोई निजी व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति है वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। निजी व्यक्ति मतलब मैं, प्राइवेट व्यक्ति कहां कहां पे नहीं करेगा। देखिए कोई तालाब, कोई हमारे पास तालाब हो गया, जब तालाब हो गया हमारे पास, खूह हो गया हमारे पास, या कोई होटल हो गया, मतलब सार्वजनिक जगह जो है, जो साझी जगह है, उस पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर मैं वहां पे तालाब पे गया, खूह पे गया, ठीक है, मैं पानी पीना चाह रहा हूं, तो मुझे ये नहीं कहना था कि भाई तू उस जाति का, तू यहाँ पे पानी नहीं पी सकता। अगर मैं किसी होटल में गया तो मुझे कोई प्राइवेट होटल वाला ये नहीं कह सकता कि भाई तुम उस जात के हो, इस कास्ट के हो, आपका रंग काला है या ऐसा है, आप यहाँ पे पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ पे ठहर नहीं सकते। तो उसको भी कहा गया कि आप ये काम नहीं करोगे। और उसके लिए अगला है आर्टिकल 15 क्लोज 3 में कहा गया कि सरकार बच्चों और स्त्री और औरत, सरकार बच्चों और औरतों के लिए कुछ प्रावधान कर सकती है, क्योंकि बच्चे और औरतों जो होती हैं वो शारीरिक तौर से, बच्चे होते हैं वो शारीरिक तौर से कमजोर होते हैं और फिजिकल तौर से औरतें भी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवहार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कहीं पे कुछ चीज फ्री मिल जाती है, औरतों के लिए कुछ सरकार अपने कोई वादे पूरे करती है औरतों के लिए, इसलिए करती है कि औरतों के लिए लिखा हुआ है कि हम औरतों के लिए कुछ प्रबंध करेंगे। आपने जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब जेंट्स और लेडीज में, बट उन्होंने कहा कि इसमें लिख दिया कि हम औरतों के लिए भी कर सकते हैं। इन्होंने बताया है जो चीज वही कर, आगे आगे उन्होंने अमेंडमेंट कर दी गई है, लिख दिया उन्होंने अमेंडमेंट। और उसके बाद हमारे पास लिखा है आर्टिकल 15 क्लोज 3, ये कब आया? ये है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया ये कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक तौर से कमजोर है, जो सामाजिक तौर पे मतलब समाज से पछड़े हुए हैं, जो लोग किसी जाति के लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं रहे, उनके पास जो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो उनको स्कूल आदि में हम क्या देंगे? आरक्षण देंगे। स्कूल के बीच हम उनको क्या देंगे? एजुकेशन के बीच हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, मतलब कुछ सुविधाएं देंगे, तो हम उसको नहीं रोक सकते। तो उसके बाद आर्टिकल 15 क्लोज 5 में ये जोड़ा गया 93rd अमेंडमेंट 2005 में जोड़ा गया। जैसे ये स्कूल में था ऐसे इसको हायर एजुकेशन तक पहुंचा दिया, कॉलेज में। आपने देखा होगा कि SC ST के लोगों के लिए जो कॉलेज में फीस कम होती है, जो स्कूल में फीस कम होती है, ये जोड़ा गया। और फिर हमारे पास आया जी आर्टिकल 15 क्लोज 6, ये जोड़ा गया 103 अमेंडमेंट 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, EWS
देखिए जो भी आर्थिक तौर से पछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक तौर से पछड़े हुए लोग हैं, उसको हम आरक्षण देंगे कितना परसेंट? 10%। ये इसमें जोड़ा गया है जी अभी 1/3 103 अमेंडमेंट 2017 में जोड़ा गया है इसको। और कितने परसेंट मिलता है? 10%। और ये इंदिरा गांधी साहनी के केस से बाहर हो गया। इंदिरा गांधी साहनी केस याद होगा आप लोगों को? नहीं याद तो फिर ये बता दूंगा आपको वो भी, ठीक है। ऐसे हमारे पास आर्टिकल 15 है और अब आर्टिकल 16 आपने सिर्फ छोटा छोटा पढ़ा होगा, आपको मैं इतना ब्रीफली पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल 16 क्या है? अपॉर्चुनिटी वाला, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी। देखिए राइट टू अपॉर्चुनिटी जैसे इसमें लिखा था कि आप पे 5 आधार पे, इसमें 7 आधार हो जाएंगे। 5 तो वो और 7वां आपका हो जाएगा वंशक्रम, जो बस चलता है वंशक्रम, और एक रेजिडेंस। रेजिडेंस जैसे आप बोलते हैं ना कि पंजाब के लोगों के लिए पंजाब कोई नौकरियां दे, तो नहीं कर सकते आप लोग। आर्टिकल 16 में लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति के रहने के स्थान के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि पंजाब की नौकरियां पंजाब वालों को मिलेंगी, तो भाई थोड़ा सा ना संविधान पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में कर सकते हो, सरकारी में नहीं कर सकते। सरकारी में राज्यों के विरुद्ध यही तो है, सारे नागरिक। ये राइट अकेले पंजाब वालों का नहीं, ये राइट पूरे के पूरे इंडियन लोगों के लिए है। अभी मुद्दा चलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पंजाब में बाहरले स्टेट के आ रहे हैं, उनको जो मेरे बाहर के स्टेट ऐसे नहीं आ रहे, पढ़कर आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं सबको। अगर मैं हरियाणा में जॉब लेना चाहता हूं, तो मुझे पूरी की पूरी आजादी है। मैं दिल्ली में जॉब करना चाहता हूं, उनका पेपर होगा, मैं पेपर क्लिक कर दूंगा, मुझे पूरी आजादी है। मैं गुजरात में जॉब करना चाहता हूं, जो वो कंडीशन फिलफुल कर रहेंगे मैं वो फिलफुल करूंगा और पेपर दूंगा। मैं लग जाऊंगा यूपी में पीसीएस का पेपर देना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। क्या दिक्कत है मुझे जो उन्होंने लैंग्वेज मांगी वो मुझे लैंग्वेज आती है, जो उन्होंने क्राइटेरिया मांगा वो मुझे क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो ऐसे मत हमेशा डंडोरा पिटा करोगे पंजाब में पंजाब को जो मिलेगी, हरियाणा में हरियाणा को, ऐसा नहीं है। देखिए मैं पूरा देश के बारे में पढ़ा रहा हूं और पूरे देश के लोगों को राइट है, अकेले पंजाब के लोगों को नहीं। पंजाब के लोग बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी हवा में तीर मार के ना बस ये मत चला करो कि भाई इसने मुद्दा ढा दिया, इसने मुद्दा ढा दिया और चल दी, हम तो अपने पंजाब वासियों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। हम पंजाब नहीं, हम पंजाब में रहते पर हम भारतीय हैं और संविधान पूरे भारत का है, कल पंजाब का संविधान नहीं है। तो कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए, हर मुद्दे को उठने से पहले पढ़ लिए कि ऐसा तुक्का हवा में मत मारो कि पंजाब के लोगों को। हाँ प्राइवेट में दे सकते हो, निजी में आप कर सकते हो, बट वो भी कुछ सीमा तक, सरकारी में ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि राजस्थान के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, क्योंकि राजस्थान के बच्चे वो जो क्राइटेरिया पंजाबी मांगते हैं, पंजाबी पढ़ के पेपर क्लियर करके लग रहे हैं, वो रिश्वत के कोडिंग पे नहीं लग रहे। पेपर क्लियर करके आप भी जहां मर्जी लग जाओ इंडिया में, आप यूपी जाके पीसीएस बन जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्लियर है जी। आर्टिकल 16 में देखिए क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है आपके पास, कितने तरीकों से कि रोजगार के समान अवसर मिलेंगे आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको रोजगार के समान अवसर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं इसको बस थोड़ी सी 10 मिनट की हो रहेगी, उसके बाद पार्ट 2 आएगा बाद में, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो आपके पास पूरी। और आपके पास आर्टिकल 16 के बीच के 7 आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। 7 आधार कौन से? 5 वही 15 वाले आर्टिकल वाले, और 2 ये वंशक्रम और रेजिडेंस। और आर्टिकल 3 में कहा कि रोजगार में समान अवसर, मतलब सबके लिए समान अवसर। बट इस आर्टिकल में लिख दिया कि समान अवसर तो देंगे, बट हम संसद द्वारा कानून बना के किसी के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? विशेष प्रावधान, मतलब किसी जाति के लिए, लड़कियों के लिए, या किसी कास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? संसद द्वारा कानून बना सकते हैं। हम बोलते हैं सबको समान देंगे, बट अगर संसद द्वारा कानून बनाकर किसी कास्ट के लिए, किसी लिंग के लिए, जैसे पंजाब में लड़कियों के लिए 33% कोटा है, मतलब 100 में से 33 सीटें किसको मिलेंगी? लड़कियों को ही मिलेंगी, उनकी
कास्ट में से उनके उसमें, तो वो क्या किया, कानून बनाकर किया, वो कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्लोज 4, देखिए जो भी हमारे पास ओबीसी हैं, ओबीसी है, उनको क्या मिलेगा, नौकरी में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा उनको नौकरियों में, ओबीसी के लिए। आर्टिकल 16, ठीक है जी। और आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या है कि कोई भी धार्मिक स्थान हो, धार्मिक स्थान हो तो सरकार ऐसा कानून बना कर सकती है कि सिर्फ उसी के धार्मिक लोगों को ही वहां पे जो मिली जाए। जैसे पंजाब में एसजीपीसी है, तो आप बोलेंगे एसजीपीसी वालों ने अपने कॉलेज में या अपने गुरुद्वारे में या कहीं पे कुछ पोस्टें निकाली, और आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो मुझे तो राइट है कहीं पे भरने का, तो मैं भी यहाँ पे फॉर्म भर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उनके धर्म के लिए होगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा होगा कि हमारे धर्म के लोगों के उसको वो उसने अमृत छका हो, उसकी मतलब उसकी दाढ़ी जो भी होता है, जो भी सिख धर्म में होता है, 5 ककार पहने हों और वो सिख धर्म की पूरी नॉलेज रखता हो, तो हम उसी को नौकरी देंगे, तो वो उसमें नौकरी लग सकता है। सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है। और आपके पास लास्ट है आर्टिकल 16, जो हमारे पास आया 103 अमेंडमेंट 2019 में, कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हम कितने % देंगे, 10% देंगे जी। ये सारा के सारा हमारे पास आर्टिकल 16 है। अब इसमें आया था ओबीसी, ये बड़ा आपको ओबीसी का मतलब पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं। पिछड़ा वर्ग, इसके बारे में बता देता हूं। पिछड़े वर्ग के, देखिए पिछड़ा वर्ग जो लिखा हुआ है ना, इसके बीच डेफिनेशन नहीं, पिछड़ा वर्ग जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 340 में लिखा है। अब बोलोगे ये मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ, आपके फंडामेंटल राइट में नहीं, आर्टिकल 340 है हमारे पास। 340 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो जब चाहे ओबीसी के लिए एक पिछड़ा वर्ग योग बना सकता है। अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास के लिए क्या बना सकता है, एक आयोग बना सकता है। तो हमारे पास टोटल 2 योग बने थे, पहले बने थे 1953 और दूसरा बना है अब तक 1979। ये योग बनाया था काका कलेलकर, ये बनाया था। और जब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी तो प्रेसिडेंट ने इसको खत्म कर दिया था। फिर ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बनाया 1979 में वीपी मंडल, पढ़ा होगा आपने मंडल योग। तो मंडल योग ये 1990 में इसको पास कर दिया था, और तब से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलने लगी थी। क्लियर है जी, 27 रिजर्वेशन मिलने लगी थी। और फिर इंदिरा साहनी केस होता है 1992 में, 93 में उसका फैसला आता है। इंदिरा साहनी केस ये ओबीसी के लिए है। उसमें लिखा था कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी कि देखिए कि ओबीसी को, जनरल वर्ग के लोगों ने, कि एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है और ओबीसी को भी मिल रहा है, तो इससे हमारी ये हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला बनाया था कि देखिए आरक्षण को जाति का आधार बनाया जा सकता है, परंतु उनका जो कोटा है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसमें कहा था कि आरक्षण जो है वो तरक्कियों में नहीं मिलेगा, जो हमारी जैसे मास्टर से कोई लेक्चरर बनता है, क्लर्क से कोई सीनियर की, उसमें नहीं मिलेगा। बट फिर हमारे संसद में एक एक्ट और बना 16 आर्टिकल क्लोज 4A, और उसमें लिख दिया गया था कि SC ST के लिए भी तरक्की में जो प्रमोशन में कोटा मिले, रिजर्वेशन मिलेगी, और फिर सभी कास्टों के लिए रिजर्वेशन होगी। अब हमको तरक्की में भी क्या मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। बहुत ज्यादा केस हुए हैं भारत पे, अगर आप मतलब बहुत ज्यादा एक से एक केस निकल जाएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अगर
मुझे मौका मिला आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो मेन केस हैं मैं उन पे बनाऊंगा, पर एंड में बनाऊंगा, आपको वो भी पढ़ा दूंगा मैं, आपको टेंशन मत लो, आप बस वीडियो को ध्यान से देखना। अगला है आर्टिकल 17, ये है अनटचबिलिटी, छुआछूत वाला, ठीक है जी। अनटचबिलिटी, देखिए अनटचबिलिटी क्या है कि आप किसी को भी ये मत नहीं कह सकते कि तू ये छू लिया मेरी क्या हो जाएगी, धर्म नष्ट हो गया, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं ऐसा, वो चलता था वो खत्म कर दिया। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं किसी को तो आपको 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ध्यान से किसी को आप शब्द बोलोगे या ऐसे शब्द बोलोगे ध्यान से बोलना, क्योंकि ये अनटचबिलिटी एक्ट 1955 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें तो सिर्फ लिख दिया अनटचबिलिटी ये, बट इसमें एक एक्ट बनाया गया है इसके लिए स्पेशल 1955, क्योंकि हम जब तक इसके एक्ट नहीं बनाते तब तक हम किसी को सजा नहीं दे सकते। तो सजा देने का प्रावधान तब तक एक्ट नहीं बनता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक्ट बनाया हुआ इसके लिए स्पेशल 1955 का, और ये एक्ट और बना सिविल राइट एक्ट बना हुआ इसी के लिए, सिविल राइट एक्ट, ये 1976 में बना है। और इसके बाद एट्रोसिटी एक्ट 1980 में बना है, ये SC ST के लिए है। तो इस एक्ट में इस जो अनटचबिलिटी है इसको लागू करवाने के लिए 3 एक्ट बने हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ अनटचबिलिटी, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1955 और सिविल राइट एक्ट 1976 और एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एक्ट बने हुए हैं इसके लिए, अनटचबिलिटी के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है जो ऑब्लाइज्ड ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18, ऑब्लाइज्ड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, ऑब्लाइज्ड ऑफ टाइटल मतलब देखिए हमारा देश जब आजाद हुआ तो पहले राजे महाराजे होते थे, बट जब संविधान बना तो उन्होंने लिख दिया कि भारत में कोई भी रानी कोई भी राजा ऐसा अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा टाइटल, किसी प्रकार का किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि राज उपाधि नहीं देगा, मतलब राज जो है वो किसी को उपाधि नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा, किसी को राजा रानी का टाइटल नहीं देगा, किसी को स्पेशल टाइटल नहीं देगा, आयरन मैन फलाना मतलब जो चलता था वो टाइटल नहीं देंगे। बट कहां कहां पे दे सकते हैं इसको, एजुकेशन और मतलब सेना में दे सकते हैं इसको टाइटल। आपने देखा होगा कि किसी को सूबेदार, किसी को ब्रिगेडियर, किसी को कर्नल, ठीक है जी, तो उसमें टाइटल दे सकते हैं, बट वैसे टाइटल नहीं, सिर्फ सेना में देंगे और एक एजुकेशन में टाइटल देंगे। जैसे आपने देखा तो किसी ने PhD की तो उसको कौन सा टाइटल मिल गया, डॉक्टर का। अगर कोई प्रोफेसर है उसको कौन सा मिल गया, प्रोफेसर का। तो ऐसे मतलब टाइटल मिल जाएंगे, अदरवाइज को टाइटल नहीं मिलेंगे। 18 क्लोज 2 में कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति राज का कोई व्यक्ति को, भारत के किसी व्यक्ति को कोई विदेश वाला अगर कोई टाइटल देना चाहे तो ऐसा कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। मतलब भारत में जो रहते हैं और कोई बाहर के देश का, पाकिस्तान का व्यक्ति हमको कोई टाइटल देना चाहे तो ऐसा हमें टाइटल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। USA का व्यक्ति हमें कोई टाइटल देना चाहे तो हम ऐसा कोई टाइटल प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने नाम के आगे वो चीज नहीं लगा सकते, हम टाइटल प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर विदेशी नागरिक यहां पे कोई काम कर रहा है देश के बीच और वहां का नागरिक उस विदेशी नागरिक को कोई टाइटल देना चाहती है जो इंडिया में रहता है, तो उसके लिए उसको हमारे राष्ट्रपति से इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर उसको वो टाइटल मिल जाएगा, अदरवाइज वो टाइटल नहीं मिलेगा। क्लियर है जी। आर्टिकल 3-4 में क्या है कि ये जो 2 और वाला है इसमें लिखा है कि कोई भी, इसी में लिखा है 3 में कि राष्ट्रपति की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बताया कि भारत का जो नागरिक बाहर से कोई
उपाधि लेना चाहता है उसको उपाधि नहीं मिलेगी। क्या विदेशी नागरिक यहाँ पे तो उसको टाइटल लेगा? कहते हैं हाँ लेगा, बट इसमें लिखा है कि इससे इजाजत लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई इजाजत नहीं मिलेगी। और इसमें लिखा है आर्टिकल 18 क्लोज 4 में लिखा है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत में किसी को गिफ्ट देना चाहे, कोई बाहरली स्टेट का या विदेशी नागरिक कोई भारत के लोगों को, कोई भारत के बड़े व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहे, देखिए वो गिफ्ट ले सकता है, बट राष्ट्रपति की इजाजत के बिना नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की इजाजत बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही एक क्या हुआ था कि एक हमारे पास भारत रत्न है, भारत रत्न ये कब स्टार्ट किया था? 1954 को स्टार्ट किया था। देखिए 1954 को स्टार्ट किया तो जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 से 1980 तक, तो उसने ये भारत रत्न को बंद करके रखा 3 साल। भारत रत्न को बंद करके क्यों रखा? कहता आर्टिकल 18 में लिखा है कि ऑब्लाइज्ड ऑफ ऑल टाइटल, इसलिए अगर हम किसी को ये भारत रत्न देते हैं तो इसमें दूसरे व्यक्तियों के साथ हीन भावना होती है कि हम उनको कोई टाइटल दे रहे हैं। तब इंदिरा गांधी बनती है 1980 में, और तब ये पूर्ण शुरू कर देती है इसी भारत रत्न को। और वो बोलती है देखिए भारत रत्न कोई टाइटल नहीं है, भारत रत्न एक पुरस्कार है जो व्यक्तियों को इसलिए दिया जाता है वो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रशंसा के लिए, उनकी प्रेस के लिए। ये कोई उपाधि नहीं है, ये राजा महारानी की उपाधि नहीं है, इसलिए 1980 में ये फिर स्टार्ट कर दिया गया था। ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत रत्न को 1977 से लेकर 1980 तक बंद किया गया था? तो आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। देखिए आज तो मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, अभी तो बहुत पढ़ा है, अभी तो शुरू हुआ है आपका फंडामेंटल राइट। अभी तो आप वो देखोगे जो आपने कभी सुना भी नहीं राइट के बारे में। तो धीरे बनाए, धैर्य बनाए, पार्ट 2 इस हफ्ते ही आ जाएगा। पार्ट 2 पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। तो इस वीडियो को जान से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।